ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। होप आपने लेक्चर नंबर 1 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का देख लिया होगा और आपको लगा होगा बहुत इजी है। सच में इजी है। तो बेटे लेक्चर नंबर 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 22 लेक्चर नंबर 2। आज हम इस लेक्चर में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 कैप्लन का, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कैप्लन की हम करने वाले हैं। और बेटे मैंने और कुछ नहीं, आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही बनाकर दिखाना है, बट उसमें मैंने 2 एडजस्टमेंट्स ऐड कर दिए हैं। दैट इज इन केस अ ग्रुप, इन केस देयर आर इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शंस, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस। इट मींस एक ही ग्रुप में एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को या दूसरी कंपनी ने पहली कंपनी को आपस में गुड्स को सेल किया है या परचेज किया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 22 लेक्चर नंबर 2। आइए हम सब आराम से पहले कुछ बातों को लिख लें। I think in the last lecture also I have told you that there can be 2 types of adjustments। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हो एग्जामिनर को तो बेटे वो 2 एडजस्टमेंट्स दे सकता है। एक एडजस्टमेंट तो बेटा इंटरा सेल्स की और दूसरी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। तो आप पहले लिख लें बेटे, बहुत ईजी है, सेल्स एंड परचेजेस। एंड सेकेंड एडजस्टमेंट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। और दोनों के दोनों एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में करने वाले हैं जो आज मैं आपके सामने क्वेश्चन करूंगा, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से बैठना। आंसर आपके पास है बट यू आर नॉट अवेयर कि क्या टेक्निक फॉलो करते हैं। बेटा मैं टेक्निक बताने वाला हूं। तो सेल्स एंड परचेजेस एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों की बातें करेंगे। पहले मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 लेता हूं, दैट इफ पेरेंट कंपनी इज द सेलर टू एंड सब्सिडरी कंपनी इज द बायर। तो बेटे पेरेंट ने कुछ गुड्स सेलर, कुछ गुड्स सब्सिडरी को दी, तो पेरेंट कंपनी की बुक्स में तो सेल्स में आ रहा होगा और सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ रहा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि सब्सिडरी कंपनी ने गुड सेल की पेरेंट को, तो बेटे सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में तो सेल्स में आ रहा होगा और पेरेंट कंपनी की बुक्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ रहा होगा, परचेजेस में आ रहा होगा। अब इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, फिगर्स को इन्फ्लेट कर रहे हैं। इससे वी आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। आप बताइए, सेल्स में इंक्रीज कर रहा हूं जबकि मैंने अपने आप को सेल किया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में बढ़ा रहा हूं जबकि मैंने आप इसे खरीदा है। हम साथ साथ हैं, हम तो सब एक जैसे ही हैं बेटे, अपने तो अपने ही होते हैं। Parent company and subsidiary company are one identity. That's why I am preparing consolidated profit and loss statement. It means मैं अपने आप कभी सेल नहीं करूंगा अपने आप को, या अपने आप को कभी कॉस्ट में कॉस्ट परचेज नहीं करूंगा। तो मैंने क्या करना है, एक बात, अगर इंट्रा ग्रुप सेल्स या परचेजेस है तो बेटे सेल्स में से भी लेस करना है और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी लेस करना है। तो पहली बात आप लिख लें एडजस्टमेंट में, ऐसे डायग्राम बनाए बेटा, अच्छा लगेगा। P ने S को सेल किया तो P के लिए तो सेल्स हो गया, मैंने लिख दिया यहां पर, और S के लिए यही चीज क्या हो गई, इस ट्रांजैक्शन से कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। दूसरी बात, S ने P को बेचा तो S के लिए सेल्स हो गया, तो P के लिए क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब एक की कॉस्ट होगी, दूसरे की सेल होगी। भाई मैंने आपसे खरीदा तो मेरे लिए कॉस्ट हो गई, आपके लिए सेल्स हो गई। अच्छा, जब भी कोई बेचेगा बेटे, आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठे हैं, वेदर आई एम गोइंग गिविंग टू ग्रुप और वेदर आई एम सेलिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड, आई हैव टू इंक्लूड द प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड ईदर बाय मार्कअप और मार्जिन, वो आपको पता ही है, ठीक है, वो सब पता है बेटा, सब डिटेल में करा ही दिया है। आप अब आराम से एडजस्टमेंट देखिए क्या करना है। व्हेन देयर इज अ केस ऑफ इंटर कंपनी सेल और इंटर कंपनी परचेज, गुड सेल हो गई हो या नहीं हो गई हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। किसी भी सर्कमस्टेंस में हमें सेल्स में से, टोटल सेल्स में से इंट्रा ग्रुप की सेल्स कम करनी है
और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स में से इंट्रा ग्रुप की कॉस्ट ऑफ परचेजेस कम करनी है। एक्चुअली में सेल्स से भी वही फिगर लेस होगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी वही फिगर लेस होगी, बिकॉज सेल्स एक कंपनी की है तो वही चीज सेम तो कॉस्ट ऑफ सेल्स दूसरी कंपनी की है। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा, कंसोलिडेटेड सेल्स, ग्रुप सेल्स भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज ग्रुप सेल्स। पहले पेरेंट कंपनी की सेल लिख दी, सब्सिडरी की सेल लिख दी, पहले तो टोटल लिख देनी है। कहाँ से पहले मिलेंगी, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट आपको दी होंगी पेरेंट की भी और सब्सिडरी की भी, वहां से फिगर उठाएंगे जो भी हमने क्वेश्चन किया, ऐड कर देंगे और उसमें से हम कुछ लेस करेंगे। क्या, इंट्रा ग्रुप सेल्स। बेटा इंट्रा ग्रुप का मतलब है जो हमने आपस में एक दूसरे को सेल की वो लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा वो मैंने लिखा सेल्स टू आउटसाइड वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, दुनिया वालों को हमने कितनी बेचा, दैट इज अ ट्रू एंड फेयर व्यू। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। इसी तरह से बेटे उतना ही अमाउंट जितना आपने सेल्स में से लेस किया, दैट मच अमाउंट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिकॉज वी आर डूइंग डबल एंट्री। जब हम कह रहे हैं ये सेल ही नहीं है तो फिर कॉस्ट भी तो नहीं है। तो जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग ग्रुप कॉस्ट ऑफ सेल्स और कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आप पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जितनी भी है आप लिख देंगे एज पर स्टैंड अलोन बैलेंस शीट्स, सब्सिडरी की भी लिख देंगे, पेरेंट की भी लिख देंगे एज पर स्टैंड अलोन बैलेंस शीट्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितनी भी आपने इंटर कंपनी सेल्स लेस की है वही यहां से लेस करेंगे, बिकॉज वो उसके लिए सेल्स है, इसके लिए कॉस्ट है, वही सेम अमाउंट। तो लेस करने के बाद जो बचेगा हम कहेंगे दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मेरी आप बात समझ पा रहे हैं? मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं। मैंने कहा इफ देर इज अ इंटर कंपनी सेल्स देन सेल्स एक के लिए यही सेल्स इसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे तो वहां से भी लेस कर देंगे और जब सेल्स निकालेंगे तो वहां से भी लेस कर देंगे। इट मीन्स ग्रुप सेल्स और ग्रुप कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम माइनस करेंगे। ठीक है सर। दूसरी एडजस्टमेंट बेटे पहली तो हो भी गई। बेटे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, आई थिंक आपको पता है वी ऑलवेज कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन द गुड्स विच आर स्टिल देयर इन द स्टॉक, जो अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हैं, जो अभी बिकी नहीं है, जो अभी अनसोल्ड हैं। अब चाहे वो पी ने बेची हो या एस ने बेची हो, वी ऑलवेज कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन द क्लोजिंग स्टॉक। तो पहली बात, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो निकालना सबको आता है। अच्छा, अगर पी लिमिटेड ने बेची होंगी तो पी लिमिटेड के प्रॉफिट में आ रही होंगी तो वहां से लेस करेंगे, और अगर एस लिमिटेड ने बेची होंगी तो एस लिमिटेड के प्रॉफिट से लेस करेंगे। दूसरा इन्वेंट्री से लेस होगा। इन्वेंट्री तो बैलेंस शीट में निकालते हैं, तो बैलेंस शीट तो बना ही नहीं रहे। आप समझ रहे हैं? आप लिखिए पहले unrealized profit in closing inventory because inventory is valued at cost or net realizable value whichever is less। लिख लें बेटे, मैं बोल नहीं रहा, बोलते बोलते गला दर्द होने को आ गया। एडजस्टमेंट नंबर 2, unrealized profit in closing inventory। unrealized profit in closing inventory because inventory is valued at cost or net realizable value whichever is less। सो प्रॉफिट इन क्लोजिंग इन्वेंटरी, जो प्रॉफिट उस ना बिकी हुई इन्वेंटरी में अनसोल्ड गुड्स में अभी भी पड़ा हुआ है, उस प्रॉफिट का नाम है अनरियलाइज्ड। उसको लेस करना है। वो जिसकी बुक्स में प्रॉफिट है, जो सेलर है, उसमें से लेस कर देंगे। सो टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट से लेस कर देंगे, ठीक है जी। अब ग्रॉस प्रॉफिट से लेस कर देंगे। अब किसके ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करेंगे? वो तो कंबाइंड है। या आप क्या करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा दें, बेटर रहेगा। यू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल्स बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करने में ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में से बढ़ाना है। व्हेन आई इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो जाएगा। अभी देखेंगे बेटे, करके देखते हैं। आइए मैं भूपेश आनंद आज आप ही के सामने, आप ही के लिए एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। बेटे आपको अपनी बेटे कैप्लॉन निकालनी पड़ेगी। सर हमें अपनी कैप्लॉन, हाँ बेटा
मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी करा रहा हूँ और इसी के साथ साथ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा। आप पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ लें, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी है नहीं। इन दिस क्वेश्चन आई हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आराम से बेटे क्वेश्चन निकाल लीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, 10 मिनट में कर लेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस आपका साथ चाहिए मुझे। ऑन 1st January 2009, P acquired 60% shares of S. बेटे डेट ऑफ एक्विजिशन इज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिकॉज नीचे जो बैलेंस शीट्स दी हुई है ना वो 31 दिसंबर 2009 की दी हुई हैं, तो 12 महीने का पीरियड होता है बेटे 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2009। इस दिन शेयर्स वर एक्वायर्ड। बेटे इस दिन शेयर्स को खरीदा गया, इट मीन्स इस दिन 60% शेयर्स खरीदे गए। इट मीन्स on the same date there becomes a parent and subsidiary relationship. It means after this date all the things are post, and while preparing consolidated profit and loss statement we will only include post acquisition sales, post acquisition cost, पोस्ट प्रॉफिट। बेटे अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन का हम कुछ भी नहीं करते, वी ओनली डू कंसोलिडेशन ऑफ पोस्ट। यहाँ पे 12 महीने पोस्ट के हैं इसलिए वही ऐड करेंगे। आराम से पहले देख लीजिए, ऑन 1 जनवरी 2009 P acquired 60% of the equity shares of S. The following statement of profit and loss has been produced by P and S. ठीक है जी, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट्स की हुई हैं। रेवेन्यू, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वी नो दैट वी विल बी गिवन विद, क्या दिया होना चाहिए बेटे आप ये बताइए, आपको पता होना चाहिए ना स्टैंड अलोन कितना है। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 420 155, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 90 30, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 60 45, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, बेटे इसको हम ये भी कह सकते हैं EBIT, बिल्कुल कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम S, इट मीन्स H ने, S लिमिटेड ने कुछ डिविडेंड दिया होगा अपने शेयर होल्डर्स को, और S के 2 शेयर होल्डर्स हैं, कुछ शेयर्स तो हेल्ड बाय P लिमिटेड है और कुछ शेयर्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के हैं, उनको दे दिया, वो खा गए, मजे कर लिए, हो गया, हजम कर लिया, हो गया काम। बट S लिमिटेड, H पेरेंट कंपनी को जो अभी मिला है इन्वेस्टमेंट इनकम, बेटे मिल तो इसको भी गया, बट दिस इन्वेस्टमेंट इनकम इज अ इनकम एंड दिस कंपनी इज शोइंग दिस इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड एंड इट हैज टू बी शोन लाइक दिस ओनली। बट बेटे आप ये बताइए, वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट हम इस इन्वेस्टमेंट इनकम को शो नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, बिकॉज ये जो इनकम है विद इन द ग्रुप है। ठीक है, देख लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके लिए ही तो मैंने ये क्वेश्चन कराया, हम पूरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे बेटे। ड्यूरिंग द ईयर वो कहता है इस साल में P लिमिटेड ने S को 42,000 रुपए की गुड्स बेची, इसका मतलब इसके लिए तो सेल्स होंगी, और यही 42,000 की कॉस्ट किसके लिए होगी, S के लिए। It means there is an intra-group transaction. It means there is a common transaction. It means one company has sold to another company. It means for one company it is a sales and for second company it is a cost of sales. It means while preparing consolidated profit and loss statement, you should not include intra-group transactions. It means you will exclude sales. Total sales minus 42,000. Total cost of sales minus 42,000. ठीक है सर। आगे these goods had a cost. आगे कुछ और भी लिखा हो, worth of goods, ठीक है। These goods had a cost of 28,000. वो कहता है जी जो 42,000 की गुड्स बेची थी P लिमिटेड ने, पेरेंट कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने 42,000 रुपए की जो गुड्स बेची थी, उसकी जो कॉस्ट है वो 28,000 रुपए की है भाई साहब। वो कहता है द कॉस्ट इज 28,000। इट मीन्स प्रॉफिट अर्न किया गया होगा 14,000। आराम से देख लीजिए, मैं दोबारा से उसी स्टेटमेंट में आ गया हूँ, आपके सामने है कैप्लॉन, आपके सामने बेटे, मैंने घर में तो बनाया नहीं है क्वेश्चन, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009
P Limited had sold $42,000 worth of goods to S. These goods had a cost of 28,000. It means P ने 14,000 का प्रॉफिट कमाया होगा और P की किताबों में 14,000 का प्रॉफिट डल गया होगा. On 31st December, S Limited had half of the goods in inventory. और वो कह रहा है अभी आधी गुड्स स्टिल क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है. एक बच्चा हंसने लग गया, बेटे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग स्टॉक. बेटे 14,000 इज द टोटल प्रॉफिट. उसमें से आधी गुड्स जब बिक गई हैं तो उसका तो हम कुछ नहीं करने वाले, वो तो मर गए, खत्म हो गए. जो अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है, दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड, दैट हैज टू बी शोन एट अ करेक्ट वैल्यू, बिकॉज इन्वेंट्री इज ऑलवेज शोन एट अ कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस. तो बेटे एक्चुअली में वो 7,000 का जो प्रॉफिट है, वैसे टोटल प्रॉफिट 14 का था, बट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 7,000 है, क्योंकि वो 7,000 तो रियलाइज हो गया, मर गए, हो गया, सब कुछ खत्म हो गया. अभी भी ऐसा प्रॉफिट है जो अभी रियलाइज नहीं हुआ, दैट इज $7,000. वो प्रॉफिट की हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. और उस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते थे, याद है, जिस कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हुआ वहां से लेस कर देते थे और इन्वेंट्री से लेस कर देते थे. इसका मतलब पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट्स में से हम 7,000 लेस करेंगे और पेरेंट कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल 7,000 से बढ़ा देंगे. एक ही बात है ना, या तो प्रॉफिट लेस कर दो या खर्चे बढ़ा दो. अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर आ ही रही है तो प्रॉफिट की फिगर एक्यूरेट आ जाएगी. दूसरा, इन्वेंट्री से लेस करेंगे, बट बेटे इन्वेंट्री आती है बैलेंस शीट में. अच्छा, वैसे इन्वेंट्री कहां पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी आती है, तभी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ा रहे हैं. आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. मैं अभी करके दिखाता हूं. बेटे आ जाओ, आओ बेटे. सर कहां पे आना है बेटे, मैं आपको लेके चल रहा हूं उस दुनिया में जहां रोशनी ही रोशनी है. जल्दी से आ जाइए, एक बार शीट वीट निकाल लीजिए. मैं 1 मिनट पानी पी के आ रहा हूं, आप देखिए. बेटा पानी पीने गया था, मैं आ गया. मैं पानी पीने गया था बेटा. आप प्लीज़ कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे. मैं अब हार्ड कॉपी से पढ़ूंगा. ये देखिए हार्ड कॉपी मेरे सामने है, आप भी हार्ड कॉपी से पढ़ना. क्वेश्चन वैसे मैंने पढ़ा दिए, बार बार शीट पे चेंज नहीं करूंगा. बिल्कुल ठीक है सर. तो बेटे मैंने सबसे पहली चीज क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा. लिखा हुआ ऑन 1 जनवरी 2009 पी एक्वायर्ड 60% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ एस. तो मैंने उसका बेटे ग्रुप स्ट्रक्चर, एक टाइमलाइन बना दी जो हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बनाते थे. थोड़ा सा एक अच्छा रहता है इसमें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मुझे ये करना पड़ा. बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमें पता है 1 जनवरी 2009 है. एंड ऑफ द ईयर हमें पता 31 दिसंबर 2009 है. एंड शेयर्स 60% जो शेयर्स एक्वायर्ड हुए हैं दैट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. इसका मतलब पूरे के पूरे 12 महीने पोस्ट एक्विजिशन है. पूरे 12 महीने पोस्ट है बेटा. ठीक है जी, चलिए बिल्कुल ठीक है. मैं आ गया आगे. मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि इन्वेस्टमेंट इनकम जो एच लिमिटेड ने, पी लिमिटेड ने, पेरेंट कंपनी ने अपनी बुक्स में क्रेडिट की हुई है, that investment income is being received from S and it is a intra-group transaction and we will not show those expenses or incomes which are from the same group, because the objective of preparing consolidated profit and loss statement is to calculate the group performance, and if we include the internal transactions that performance will not be shown correctly, it will not give a true and fair view. तो बेटे मैंने उसके लिए एक नोट बना दिया है.
जिससे कि आपको याद भी रहे, लिख लें पहले। इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 18,000 और लैक्स या जो भी है इन द बुक्स ऑफ पेरेंट कंपनी 18,000 है बेटा। मैंने लिखा जी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है 18,000 की, जो एच लिमिटेड पेरेंट कंपनी को मिली है, किससे? सब्सिडरी से, उसको हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो इंट्रा ग्रुप है। बुक्स ऑफ दिस नाउ इट इज रिसीव्ड विद इन द ग्रुप सो एक्सक्लूडेड। बेटा इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए, सो एक्सक्लूडेड, इसलिए हम हटा देंगे। वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, हम उस 18,000 की इन्वेस्टमेंट इनकम को शो नहीं करेंगे इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक है सर, आगे आ जाइए। मैंने वर्किंग नोट नंबर 3 बना दिया। बेटे आपको पता है ना, मैंने वहां पे एक बात बोली थी कि इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ इंटर कंपनी सेल्स एंड इंटर कंपनी परचेजेस। तो मैंने कहा 1 जनवरी 2009 से लेकर 31 दिसंबर 2009 के इस पीरियड के अंतरकाल में देयर इज अ सेल, एंड बिकॉज इट इज अ सेल सो इट विल बी अ कॉस्ट, सो आई हैव टू एक्सक्लूड 42,000। तो मैंने क्या लिखा, आपके लिए एक चित्र बनाया। बेटे फोटो से ज्यादा समझ आता है, फ्लो चार्ट से ज्यादा समझ आता है। दीज आर नॉट गिवन इन योर कैपलर और बीबीपी। So P, sales of P, parent company is equal to cost of sales for S. 42,000 is the sales of P, parent company. और वो कह रहा है वो 28,000 की कॉस्ट पड़ रही थी, उसको मैं करवा चुका हूं आपको। 14,000 1/2 14,000 7,000 अनरियलाइज प्रॉफिट, ये बात मैं करा चुका हूं। अनरियलाइज प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट को लेस कर दूंगा या कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा दूंगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब देखो जो कंसोलिडेटेड सेल्स वैसे पहले शो कर दिया है, अभी हम पूरी स्टेटमेंट बनाएंगे ही, पूरी स्टेटमेंट बनाएंगे बेटे, पूरी स्टेटमेंट बनाएंगे। आइए हम बना ही देते हैं बेटे। आप अपने सामने क्वेश्चन रखेंगे, आप मेरे सामने हैं, मैं 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। आप पूरे ध्यान से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है जी। सेल्स 630 630 प्लस सब फिगर थाउजेंड्स में लिख रहा हूं, प्लस 260 माइनस 42। अब एक बच्चा कहने लगा 42 कहां से आ गया? बेटे वो 42 इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है ना, 42। ठीक है जी, तो बताइए सर, कैलकुलेटर से मैंने यहां पे किया 630 प्लस 260 माइनस 42 848। तो मैंने यहां पे लिख भी दिया जी $848 और थाउजेंड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाइए बेटे, 210 प्लस 105 माइनस 42। बेटे 210,000 तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है पेरेंट कंपनी की, 105,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स है सब्सिडरी कंपनी की, और 42 आपस में इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, प्लस यहां पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी है। इफ देयर इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो हमें प्रॉफिट को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है। या तो मैं प्रॉफिट को कम कर दूं, पहले प्रॉफिट निकाल लेता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट जितना भी आएगा मैं कम कर देता हूं, और बेटर ये रहेगा कि मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को उतने से बढ़ा देता हूं, तो ट्रू पिक्चर आएगी। तो मैंने यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा दिया बेटे, ये 7 के आसपास मैंने गोला बना दिया। अब एक बच्चे को समझ नहीं आया, फिर मैं आ गया दोबारा से इसमें। बेटा ये देखो, ये कंबाइन ग्रुप कंसोलिडेटेड आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली, 210 प्लस 105 माइनस 42 273 273 लिख सकते हैं। फिर जो आप प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को 7 से कम कर दीजिए। बट बेटर वे क्या है वो मैंने लिख दिया है। नाउ फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वी हैव टू रिड्यूस द प्रॉफिट, या तो कर सकते हैं ऐसा, और ऑल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल्स, या दूसरा रास्ता ये भी है कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देते हैं 7 से, और ये 7 कॉस्ट ऑफ सेल्स जो निकाली थी 273, तो 7 से बढ़ा दिया तो 280 हो गई। ये बेटे मैंने यहाँ पर 280 शो करना है, आप चेक करिए इसका आंसर 280 ही आ रहा है, आप लेस कर दीजिए। एक बच्चा कहता है लेस कर दीजिए, हाँ 280 लेस कर दीजिए, और आप बताइए मेरे सामने ग्रॉस प्रॉफिट 568 का आ रहा है या नहीं? बिल्कुल आ रहा है।
अब तो बेटे 99% क्वेश्चन इजी है। आप बता दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 90 प्लस 30 दैट इज 120, इसको लेस कर दीजिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले एक तो बेटे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि दो तरह के एक्सपेंसेस हैं बेटा ऑपरेटिंग में, ठीक है, तो मैंने रब कर दिया। हाँ ठीक है सर, हमने भी रब कर दिया। यहाँ पर लिख रहे हैं लेस एडमिन एक्सपेंसेस एंड लेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। वो तो मैंने फॉर्मेट बनाया था ना बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन है बेटे 90 प्लस 30 120, वो तो लिख ही दिया था, दोबारा से मैंने लिख दिया क्योंकि रब कर दिया था। और एडमिनिस्ट्रेटिव में बेटे 60 प्लस 45, ये आ गया बेटा 105। तो यहां पर जो फिगर आ रही है इसका नाम है जी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 343। आराम से बेटे देख लीजिए, मैं रुक गया हूं। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट इनकम दिखानी नहीं है, कितनी बार बोलूं, चीख चीख के गला बैठने को आ गया। अभी लिखवाया भी वर्किंग नोट, फिर समझ नहीं आ रही। फाइनेंस कॉस्ट है ही नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 343, टैक्स बेटे टैक्स तो जो दिया है वो तो है ही 65 प्लस 13। आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से टैक्स वाले टैक्स थोड़ी ना कम लेंगे। आप ये कहोगे जी नहीं वो हमने सेल एक दूसरे को की थी उसका टैक्स कम कर दो, नहीं, टैक्स तो जो है वो है ही, बिकॉज टैक्स इज अ थर्ड पार्टी, टैक्स डिपार्टमेंट। तो टैक्स डिपार्टमेंट से देखें 65 प्लस 13 78 लेस कर देते हैं, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया बेटा 265। मैं रुक गया हूं। हाँ सर आप रुक जाओ, मैं रिपीट करता हूं। एक तो मैंने सेल्स कम की, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स कम की, एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का इफेक्ट, मुझे प्रॉफिट कम करना था, मैंने उसकी जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ा दी, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं दिखाई। और फिर टैक्स मैंने कहा जो कैलकुलेट हुआ है स्टैंड अलोन इनकम स्टेटमेंट में टैक्स तो उतना ही आएगा, बिकॉज टैक्स डिपार्टमेंट क्यों सेक्रीफाइस करे आपके कंसोलिडेशन की वजह से अगर आपकी इनकम कम हो जाती है बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 265, आई विल से दिस इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर। मैं रुक गया हूं जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इसमें से अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालना है तो निकाल सकते हैं भाई। प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी 67,000 इंटू 40% हेल्ड बाय नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये आ गया जी 26,800। इट मीन्स 265 में या 1000 में 26,800 जब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का है तो 2,38,200 विल बिलोंग टू पेरेंट कंपनी। मैं रुका हूँ जी, 60% 40% कर दिया और क्या बहुत बड़ा काम किया। मैंने पहले 26,800 की फिगर निकाल ली। 26,800 कैसे निकाला? प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, बिकॉज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का हिस्सा उसी में है सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट फॉर द ईयर 67,000। अच्छा वो कहां से लिया? मैंने स्टैंड अलोन बैलेंस शीट से लिया। बेटे कंसोलिडेशन तो हम अपने लिए बना रहे हैं ना, तो टैक्स भी उतना ही देंगे जो स्टैंड अलोन में, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर भी उतना ही निकालेंगे जो वहां पर है। हाँ ज्यादा से ज्यादा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता तो लेस कर देते, ठीक है। By if a subsidiary company is the seller company, तो 67,000 into 40% 26,800 बेटे। उसके बाद मैंने 26,800 वो लिख दिया, तो ये आ गया बेटे बैलेंसिंग फिगर आपके पास। ये फिगर आ गई बैलेंसिंग फिगर। $2,38,200। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में चैप्टर 22 का लेक्चर 2 फिनिश कर चुका हूं और बड़े प्यार से आराम से मैंने आपको एडजस्टमेंट्स बताई हैं। मुझे लगता है एक लेक्चर अभी बाकी है, 1 या 2 लेक्चर्स लगेंगे, एक ही लेक्चर में हो जाएगा। जो बाकी रह गया है अगर नहीं भी करता तब भी चलेगा, बट मैं भूपेश आनंद हूं बेटे, वो भी क्वेश्चन वो भी कराऊंगा। एक लेक्चर ही ले लेंगे थोड़ा सा बड़ा, जिसमें जो रिमेनिंग पार्ट है आई विल कवर
बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।